अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज साल 2022 का पहला दिन, इस उम्मीद के साथ आपको एक दफ़ा फिर से साल की मुबारक दे दें कि जनाब ये साल आपका अच्छा हो। लेकिन अच्छी खबरें शुरू से ही आना शुरू हो जाएँ तो फिर अंदाज़ा होता है कि शायद आगे चल के बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। आज थोड़ी मुश्किल आवाम के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल अब महंगा हो गया है और एक दफ़ा फिर से ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा होता है तो फिर महंगाई की एक नई लहर जन्म लेती है। लेकिन बहरहाल ये तो आवाम की मुश्किल का जिक्र है, लेकिन क्या ये मुश्किलात अब ऐवानों तक जाएंगी या नहीं? थोड़ा सबसे पहले आज इसी बात पर फोकस करेंगे जनाब के आने वाले साल में पॉलिटिकली पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी, स्टेबिलिटी रहेगी या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे हम अनहोनी कहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये साल इलेक्शन ईयर हो, जो कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे खबरें और बहुत सारे तज्ज़िया निगार कहते रहते हैं कि जनाब ये इलेक्शन ईयर हो सकता है। तो क्या वाकई सूरत हाल इस तरफ जा सकती है या फिर ये साल भी पिछले कई सालों की तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के थे, जिसमें उतार चढ़ाव तो आते रहे हैं लेकिन बहरहाल वो अभी तक अपनी जो हुकूमत है उसको कायम रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, ये भी देखेंगे कि मज़ीद इस साल में कौन कौन से चैलेंजेस हैं ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को फेस करने और इसके लिए उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जो एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है पॉलिटिकली जहाँ हम बात करें, वो ये कि जनाब फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से एक अच्छा ट्वीट आज देखने में आया, जिन्होंने नए साल को वेलकम भी किया है और इसके साथ साथ उन्होंने अपोजिशन जमातों को भी ये दावत दी है और एक मैसेज दिया है कि जनाब सब मिलकर पॉजिटिवली हम आगे चलें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। तो एक अच्छा जेस्चर उनकी जानिब से, लेकिन क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या वाकई ऐसी इंटेंशन भी है गवर्नमेंट की और अपोजिशन जमातें इसको रिस्पॉन्ड भी करेंगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ जाऊँगी। इमरान साहब, सबसे पहले सवाल मैं आपके सामने रखूँगी, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये साल हुकूमत के ख़ात्मे का साल साबित होगा? क्या हुकूमत बरकरार रहेगी या हुकूमत गिर सकती है? इलेक्शन ईयर देख रहे हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये जो साल है जिसका आज पहला दिन है 2022 का, इसमें हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस है उनमें इजाफा होगा। ये बड़ा चैलेंजिंग साल होगा, मुझे ऐसा लगता है हुकूमत के लिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत जो है 3.5 सालों में जिस तरह से उसकी आवाम में मकबूलियत कम हो रही है, जिस तरह से अपोजिशन मजबूत हो रही है, अपोजिशन बेहतर हो रही है, और फिर नवाज शरीफ की री एंट्री के हवाले से जो बातें हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो बैड परफॉर्मेंस जो रही जो इन 3.5 सालों में, बेसिक मैं समझता हूँ वो बुनियादी वजह है। मुझे लगता है ऐसा कि हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे और जब परफॉर्मेंस से ना आवाम खुश है और ना ही कुछ लोग खुश हैं, और वो लोग ख़ास तौर पे जिनकी बड़ी सपोर्ट हासिल थी, अगर वो भी खुश नहीं हैं, तो फिर इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो मैं कहता हूँ कि ये हो सकता है कि 2022 इलेक्शन का साल साबित हो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पार्टी इलेक्शन जीते उसको 5 साल पूरे करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए, और अपोजिशन पहले यही सोच रखती थी कि इनको सियासी शहीद ना बनाया जाए। लेकिन अब जो हालात हैं उनमें ये लगता है कि अगर चाहे वो इलेक्शन हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या कुछ हो, लेकिन 2022 जो है इसके पहले 3 महीने बड़े अहम हैं और इसमें बहुत कुछ हो सकता है। सियासी पारा काफ़ी हाई रहने का जो है इम्कान है। ठीक है, जिस तरह आपने आखिरी लाइन कही ना, मुझे लग रहा था कि जैसे महकमा मौसमियात वाले प्रिडिक्शन करते हैं तो आपने भी कुछ उसी टाइप की प्रिडिक्शन कर दी है कि जी इम्कान है कि ये गरज चमक जारी रहेगी। हिलाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रोते धोते मुश्किल आसान जैसे तैसे हुकूमत ये साल भी निकालेगी या फिर कुछ अपसेट हो सकता है? देखिए, ये इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? ये इलेक्शंस 2 तरीके से हो सकते हैं ना, अगर उनके पास अक्सरियत ना हो। अब अक्सरियत ना होना पीटीआई के लिए, इसका मतलब ये है कि कोई आके ये जो दूसरे पार्टीज हैं उनको उछाल रहा है, कह रहा है छोड़ो इनको या ये वो। और एक लिहाज से जो आदमी ऐसा सोचता है वो कह सकता है कि एमक्यूएम जो है, कल तो उन्होंने कमाल का एक स्टेटमेंट दे दिया था। वो कह रहे हैं हम मीटिंग कर रहे हैं, आज कल भी कर रहे हैं,
और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास किसी से कोई प्रेशर ही नहीं है, पिंडी से तो कोई प्रेशर भी नहीं है हमारे पास, और अगर वो था वो उठ गया है, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर था तो उठ गया है। इस किस्म की स्टेटमेंट समझ ऐसे बता रहे हैं कि उनको फ्रीडम मिल गया कहना करना जो चाहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं चलेगा। तो बात असल ये है, मेरे ख्याल में ये इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? ये इसी तरीके से हो सकते हैं ना कि इनको कोई ऑपोजिशन को, ये जो इनके जो एलाइज हैं, इनको कोई आके कहे छोड़ो इनको, और ये अगर वो होगा तो इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, अगर वो होगा तो बड़ा अफसोस की बात होगी। तो मेरे अपने ख्याल में इलेक्शंस होंगे ही नहीं। मैं तो कहता हूं आखिरी दिन तक नहीं होने चाहिए आप टर्म के लिए। क्यों होंगे भाई? देखिए क्या क्या उसको करना है इमरान खान को। प्राइसेस बहुत हाई है, उनको कम करना है, लोगों को, पब्लिक को और गरीब को हैंडआउट्स देना है, ये इंप्रेशन निकालना है कि हम गवर्न नहीं कर सकते। तो ये सब के लिए टाइम चाहिए, और टाइम जो है 1.5 साल है, तो अगर 1.5 साल है तो इस्तेमाल करो आखिरी दिन तक। ऑलरेडी अभी भी आप देखेंगे कि एम्प्रेस मार्केट चले जाएं, 100 रुपये के लिए आपको 3 किलो आलू मिल रहा है, 100 रुपये के लिए आपको 3 किलो प्याज मिल रहा है, 3 किलो टमाटर मिल रहा है। भाई ये तो बड़े जबरदस्त प्राइसेस हैं। तो ऐसा ही अगर चलता रहे तो इसके माने ये जो महंगाई का जो कंप्लेंट है ये कम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और इस वक्त उनको इलेक्शन करना तो इट वुड बी सुसाइड, इसलिए उनकी हैंडलिंग इकोनॉमी की अच्छी नहीं रही है, गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, यू टर्न्स होते रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ हर किस्म की कोशिश होगी। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि हुकूमत खुद इलेक्शन नहीं करवाएगी क्योंकि उसे सूट नहीं करता, और कोई दूसरा जो है वो भी अभी इलेक्शन करवा नहीं सकता या अभी नहीं करवाने चाहिए उसको। हिलाली साहब का यही कहना है कि कोई और ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ नहीं होना चाहिए इन एनी केस, लेकिन बहरहाल आईनी तरीके से भी बड़ी गुंजाइश होती है। मैं इमरान साहब आप ही की तरफ आ रही हूँ। हिलाली साहब ने काफ़ी चैलेंजेस की बात की है, और महंगाई ज़ाहिर है सबसे बड़ा चैलेंज है जो मेरा ख्याल है शुरू दिन से हुकूमत के लिए है और अभी तक कायम है। अब अल्लाह करे आखिरी 1.5 साल में ना हो, लेकिन लग रहा है कि रहेगा इनके लिए। आपको क्या चैलेंज नज़र आ रहे हैं इसके अलावा भी? मुझे तो लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि इदारा शुमारियात पाकिस्तान को बंद कर दें, और हिलाली साहब से कहें कि ये आके बताया करें कि मुल्क में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। देखें, सरकारी इदारे कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। अगर मैं इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने रखूं और आपको ये बताऊं कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल ये है कि दिसंबर 2020 के मुकाबले में दिसंबर 2021 का अगर आप मुआवजा करें तो महंगाई की शरह में 12.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह एक साल में शहरों में जो 12.7% और देहात में 11.6% महंगाई रिकॉर्ड की गई है। हिलाली साहब ने अभी आलू, प्याज और टमाटर की बात की, तो 2021 में मैं सिर्फ इनको ये याद कराना चाहता हूं कि कुकिंग ऑयल की कीमत में 59 रुपये 30 पैसे, घी की कीमत 56 रुपये 30 पैसे, दाल मसूर 33 रुपये 50 पैसे, और जो है गोश्त 20%, चना 20%, आटा 19% और गंदम की कीमत में 14.6% महंगाई जो है ये सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक हुई है। यानी जब आपका कुकिंग ऑयल की बात अलग है। सर सुन लेना हिलाली साहब, अब मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। यानी कुकिंग ऑयल और घी जब आप देखेंगे 59 और 56% से ज्यादा महंगा हो गया। इसके अलावा दूध 14.4%, लोबिया 14.2%, गुड़ 14%, कपड़े धोने का साबुन, चीनी, ये सारी चीजें, और सबसे बढ़ के बिजली की कीमत में 59.3% इजाफा हुआ। जब ये सारी चीजें हुकूमत खुद करती हैं, मानती है, तो फिर महंगाई की सूरत हाल का होना। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे नज़दीक हुकूमत का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे नज़दीक हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि हुकूमत अपनी गलतियों से अवाम के लिए जो मसाइल पैदा हुए हैं उनको मानने को तैयार ही नहीं है। हुकूमती सफ़ों में बैठे साइंसदान इस तरह की बातें करते हैं कि वो अपने वज़रा की और अपनी हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी को बेहतर साबित करने के लिए कि जनाब हम तो बेहतरीन हमने कारकर्दगी दिखाई है,
अवाम के जख्मों पर मजीद नमक पाशी ठीक है, तो इदराक ही जिससे नहीं। अवाम तो मजीद आपको लगता है यही है कि ये ओवरऑल एक महंगाई ही सबसे बड़ा चैलेंज रहेगी? ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। हिलाल साहब, इस पे शॉर्ट सा कमेंट कर लें। आज मैं इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाह रही, हमारा टॉपिक वैसे इकोनॉमी है नहीं, लेकिन चलिए आप इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मैं घी और बिजली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एम्प्रेस मार्केट में कल रात की बात कर रहा हूं। 3 किलो आलू, प्याज, टमाटर 500 रुपये में अगर आपको 15 किलो, ठीक है, 12 किलो कुछ मिल जाए, क्या ये कम है? ये ज्यादा है? ये मुल्क महंगा वो तो फिर इंडिविजुअल एक इंसेंटिव हो सकता है ना। अच्छा चलिए, एक सेकेंड, इमरान साहब हमारे साथ ना मोहम्मद मालिक साहब इस वक्त मौजूद हैं, और मैं चाह रही हूँ कि मैं जरा उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शामिल कर लूँ। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर इनके पर्सनल साहब से मैं सुने हम मोहम्मद मालिक साहब से मैं बड़ा तफसीली सुनना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूँ, आलू, टमाटर और प्याज ये अकेले पक नहीं सकते, इनको पकाने के लिए दूसरी चीजें चाहिए जो बहुत महंगी है। अब मालिक साहब की तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी, बहरहाल वैसे भी कोई भी इंसेंटिव हो तो ये तो फिर हर किसी का इंडिविजुअल भी इंसेंटिव हो सकता है। हमारे भी पास एक स्टोर है, उसमें लिखा हुआ है 10,000 की ग्रोसरी करें तो 4 किलो चीनी जो है वो फ्री मिल जाती है। एनीवेज, मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, तज्जियाकार, और उनसे मजीद बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस है हुकूमत को इसके लिए। मालिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए आज फिर से। मालिक साहब सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि नया साल शुरू हो रहा है, आपको भी बहुत हम नए साल की मुबारकबाद देते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को आप कहाँ खड़े देख रहे हैं? ये गवर्नमेंट पूरा करेगी अपना टेन्योर या फिर ये इलेक्शन ईयर साबित होगा? देखिए, डिपेंड करता है 2-3 बड़े इश्यूज के ऊपर, महंगाई के इशू के ऊपर। क्या महंगाई के इशू पे काबू पाते हैं, नहीं पाते? दूसरी गेम्स तो चल रही हैं अपनी जगह। अभी तक मुझे कोई फौरी तौर पे जिसको कहते हैं वायबल ऑप्शन, वो डील्स अपनी जगह अभी सीमेंट नहीं हुई। वो जो कोई फर्म अप होंगी तो बात होगी, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट देखना ये है कि अभी इमीडिएटली ये क्या बड़े इकोनॉमिक मेजर्स लेते हैं, क्या लेते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का बुरा हाल हुआ हुआ है वो उसकी माशी पॉलिसीज की वजह से हुआ हुआ है और महंगाई की वजह से हुआ हुआ है। ये मिनी बजट अभी जब आ जाएगा इससे और मल्टीप्लाई होगा। तो इस वक्त बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। तो ये तो तेल पे जिसको कहते हैं ना, आग पे तेल फेंकने वाली बात है। पहले इतना अलाव भड़क रहा है, अब देखना ये है कि मिनी बजट को किस तरह डील करते हैं, फौरी तौर पे क्या मेजर तो मालिक साहब ये समझे कि इकोनॉमी बेसिकली डिसाइड करेगी कि ये इलेक्शन ईयर होगा या नहीं, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? क्या इकोनॉमी ही डिसाइड करेगी बेसिकली कि ये गवर्नमेंट का क्या फ्यूचर है? या देखिए, एट द एंड ऑफ द डे तो प्रेशर तो इकोनॉमी का ही होता है ना। अगर आज आपके एलाइज भी आपके साथ 2 बारी सोच रहे हैं, अगर आपके साथ जो आपका फौज का बहुत अच्छे ताल्लुकात है वो DGI वाला मसला छोड़ दें, तो सारी चीज एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी पे ही आती है, आपकी मेरी घर की जाती इकोनॉमी के ऊपर। आम आदमी देखता है कि मैं 4 साल पहले, 3 साल पहले मेरी जिंदगी बेहतर थी कि आज बेहतर है, आज सबकी बदतर है। तो जब तक ये मसला फ्रंट पे रहेगा, इसी पे ऑपोजिशन खेल रही है, इसी पे तमाम डिफरेंसेस हैं, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी ही सारी बाकी फैसलों को पुश करती है। या अगर आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो तो ना आपको भाई फौज छेड़ सकती है, ना आपको ऑपोजिशन छेड़ सकती है, आपको कोई भी नहीं छेड़ सकता। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगर तबाहकुन है जो इस वक्त है, तो फिर हर कोई आपके गले पड़ेगा, ऑपोजिशन भी पड़ेगी, आपके दोस्त भी 2 बारी सोचेंगे, आपके पीछे अगर रियासती इदारे हैं उनको भी 10 दफा सोचना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हर चीज घूमती तो इकोनॉमी के गिरती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मालिक साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ सकेंगे आपके ख्याल से इस साल में? क्योंकि उनके कुछ रहनुमा तो उनकी पार्टी के बहुत होपफुल हैं कि वो तो शायद जनवरी में ही आ जाएंगे। देखिए, एनालिसिस मेरा है कि नहीं आएंगे जब तक बहुत ही क्लियर कट चीज ना हो। और मैं अपने प्रोग्राम में बता भी चुका हूँ, मेरी बहुत उनके करीबी लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा जी ये जो एयाज सादिक साहब और दूसरे लोग बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्यों ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक उनके फैमिली के जराये का ताल्लुक है, उन्होंने बिल्कुल इससे अभी किसी किस्म का ना सीरियस डिस्कशन की है ना फैसला किया। और कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं? अपनी चॉइस से आएंगे या फिर कंपेल किए जा सकते हैं कि उन्हें वापस आना पड़े? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं गवर्नमेंट के कि जी लीगली उनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा वहाँ पे स्टे करना। नहीं, लीगली अभी जो प्रोसेस है, देखिए उनका 3 स्टेप प्रोसेस है। उन्होंने अपील की हुई है, पहले मैजिस्ट्रेट करेगा डील, फिर उसकी अगर उसके खिलाफ उनके फैसला आता है तो उनका हाई कोर्ट है, उसके बाद उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। 3 जगह पे उनकी अपील है जो आराम से साल प्लस गुजरेगा। तो 1 साल तक तो उनको कोई फिक्र नहीं है।
ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या नजर आ रही है आपको? मार्च कर हो जाएगा मार्च में, जो 23 मार्च की इन्होंने डेट दी हुई है? नहीं, मार्च फ्रैंकली मुझे नहीं समझ आ रहा कि मार्च इतना 3 माह की बात क्यों बार बार हो रही है। इश्यूज और है। देखिए, असल चीज ये है कि ऑल्टरनेटिव क्या बनता है। ऑपोजिशन का ख्याल ये है कि अगर हम रियासती इदारों से निगोशिएट करें, सब कुछ करें और वो न्यूट्रल हो जाए बकौल इनके, जिसको ये न्यूट्रलिटी समझते हैं, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार सकते हैं वजीर आजम। और अगर वजीर आजम हारते हैं तो एक दूसरी गवर्नमेंट ज़ाहिर है बनेगी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट ये है कि जो लोग जो इन तमाम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, जिनसे हम बातें करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि एक सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई भी रियासती इदारे या इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे ये नहीं चाहते कि अगर इमरान खान गिरते हैं तो फिर साथ ही इलेक्शंस हो जाएं 3 माह के अंदर। फिर नवाज शरीफ इनकी पार्टी एक्सपेक्टेड है कि पंजाब में बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस होगी, तो वो एकदम एग्जाइल, कहाँ एकदम है, और फिर क्रक करके स्टेट अगर वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो वो इतनी भरपूर ताकत में आएंगे कि उनका भी दिमाग खराब हो जाएगा, जिस तरह हर एक का इक़्तिदार में होता है। तो वो इतना एक्सट्रीम का स्विंग कोई भी अफोर्ड नहीं करता, इदारे कम अज कम अफोर्ड नहीं करते। वहाँ पे सोच ये है कि चले अगर ये इमरान खान साहब हटते भी हैं तो साल 1.5 साल जो रहता है वो जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट बने वो रखें, उसमें आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, बाकी चीजें कर लें। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने की बात अटकती है और वहीं पे फंसी हुई है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक जी, इमरान साहब। अच्छा, मालिक साहब अभी आपने ये कहा कि डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो महंगाई होगी और इस तरह की मुआशी सूरत हाल होगी। अब आप माशाल्लाह खुद ये इकॉनमी को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। जो इंटरनेशनल इस वक्त इदारे हैं जो मुल्क हैं, इवन देखें सऊदीया ने आपको किन शराइत पर कर्जा दिया है और IMF की तरफ से किस तरह से दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि कोई आसानियां पैदा हो सकेंगी या मुआशी जो मुश्किलात हैं बढ़ेंगी? क्या इनके पास कोई एक्शन प्लान है? नहीं, मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे तो पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मालिक साहब का तज्जिया आपने सुना और उनको यही लगता है कि इकोनॉमी ही बेसिकली वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि इस गवर्नमेंट का आखिर फ्यूचर होगा क्या। लेकिन इमरान साहब, मैं आपसे भी ये ज़रूर सवाल करना चाहूँगी जो मैंने मालिक साहब से भी किया। ऑपोजिशन को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं? मार्च होगा मार्च में, और नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे मालिक साहब की इस बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि शरीफ फैमिली के जो करीबी ज़राए हैं, उनके जो फैमिली के मेम्बरान हैं, उनके मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अभी फौरी नहीं आ रहे। वो उस वक्त आएंगे जब सूरत हाल बिल्कुल क्लियर होगी, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, जब इस तरह की सूरत हाल होगी कि वो उन्हें नज़र आ जाए। दूसरी बात, एक जो है तबका मुस्लिम लीग नून में से कुछ जो उनके रहनुमा हैं वो ये सोचते हैं, जो उन्होंने इसहाक डार साहब के ज़रिए से मियाँ साहब तक ये पैगाम भी पहुँचाया है कि आप ऐसा करें कि अगर मार्च होता है, लॉन्ग मार्च होता है, तो मियाँ साहब उस वक्त आ जाएं और लॉन्ग मार्च के मौका पर जब वो आएंगे तो अगर वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो लॉन्ग मार्च को भी सपोर्ट मिलेगी और इस एहतजाज के तौर से मियाँ नवाज शरीफ को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन मुझे इसमें भी डाउट लगता है, मुझे नहीं लगता कि मियाँ नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए भी आए बगैर किसी ठोस वजह के। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक कोई पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल सेटलमेंट नहीं हो जाती, मामला पूरी तरह से तय नहीं होते, उस वक्त तक मुझे मुश्किल लगता है। हिलाल साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे इस साल, या अभी इस साल भी वो वहीं पे ही रहेंगे? भाई क्यों आएगा वापस भाई? जब तक उसको गारंटी नहीं मिला, जब तक एक केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं है, जब तक कोई एश्योरेंसेस उसको नहीं मिले कि उसको कोई पागल कुत्ता काटा है कि वो वापस आएगा और सीधा जेल में जाएगा। वो तो चाहता है कि वो आने के साथ 3-4 दिन के बाद उसको प्रोसेशन में ले जाए जाती उम्रा। कोई लॉन्ग मार्च कुछ नहीं होगा, क्विक मार्च ना लॉन्ग मार्च, दोनों अच्छा, लॉन्ग मार्च भी नहीं होना है। अच्छा, लॉन्ग मार्च तो क्या होना है? लॉन्ग मार्च छोड़ें जी, मैं तो डर रहा हूँ उससे पहले क्विक मार्च ना हो जाए। खासतौर अगर वो आया तो उसको शायद वापस ना चले जाना पड़े, मुझे नहीं पता। वो तो पहले एक दफे कोशिश की थी ना कि भाग के आया था और भाग के वापस गया। देखिए, मैं अच्छा, एक सेकंड, ऑल आई से इज
इट्स अननेसेसरी ये स्पेकुलेशन करना जब वो आ ही नहीं रहा है एंड डजंट ठीक मेक है, एनी चलिए इस सेंस। बात पे आप लोगों का कंसेंसस है कि जब तक कोई उनके लिए हालात साजगार नहीं होते, मियां साहब वापस नहीं फिलहाल नजर आ रहे आपको आते हुए, लेकिन जो साजगार हालात बनाने की कोशिश करने की कुछ छोटी सी कोशिश की है फवाद चौधरी साहब ने, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया इमरान साहब, कि वो कह रहे हैं कि जी एक अच्छा पॉजिटिव उन्होंने मैसेज दिया है उनके लिए और कहा है कि जनाब नया साल का आगाज़ हो चुका है और ये समझते हैं कि तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है, हुकूमत अपोजिशन इलेक्शन मईशत सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है और पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। तो बड़ी समझदारी की बातें की हैं फवाद चौधरी साहब ने, इमरान साहब, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है या आपको लग रहा है इंटेंशन ऐसी हो सकती है, आगे कोई ऐसा माहौल बन सकता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो अच्छे मरासिम पर आ जाएं? सबीना, फवाद चौधरी साहब जो है ना, मैं हमेशा उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। वो सियासत की नब्ज को समझते हैं, वो एक सियासतदान है और कामयाब सियासतदान है। देखें वो मामलात को समझते हैं, उन्होंने जो हालात देखे हैं, हालात की जो मजबूरियां समझी हैं और जो उनके सामने मामलात हैं। देखिए फवाद चौधरी साहब का शुमार ऐसे सियासतदानों में होता है जो पावर कॉरिडोर्स में भी इन समझे जाते हैं, लिहाजा उन्होंने जो बातें की है ऐसे ही नहीं की, ये बिल्कुल उन्होंने हालात को समझ के ये बातें की हैं और ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, इस पे अमल होना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फवाद चौधरी साहब इस सारे मामले में अगर आप देखें तो मियां शहबाज शरीफ साहब से 3.5 साल पीछे हैं। अगर आप याद करें बतौर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की जो पहली तकरीर थी पार्लियामेंट में, उन्होंने उस तकरीर में ये सारी बातें की थी। लेकिन फिर मैं वापस आ जाऊंगा आपको, जो मैंने पहला जवाब दिया था कि हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसले इस हुकूमत को ले डूबे हैं। अगर उन्होंने उस वक्त अपोजिशन लीडर की बात को सीरियसली ले लिया होता और उस वक्त वाकई उसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया होता तो एक तो ये कि हालात ठीक हो सकते थे, दूसरे अगर अपोजिशन सिर्फ वो सियासी चाल चल रही थी तो अपोजिशन बेनकाब हो सकती बिल्कुल थी। ठीक है, ये सारी चीजें। जी लाल साहब आप भी इसी बात पे कमेंट कर दें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। कैसा रिलेशनशिप देख रहे हैं आप? नहीं है, मैं हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं, जो होना ही नहीं है, बस पूछते रहते हैं होगा कि नहीं। अच्छा हिलाली साहब, मैं तो इस बात पे पूछ रही हूँ आपसे कि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब अपोजिशन गवर्नमेंट का कोई अच्छे रिलेशन बन जाए, मिलके कुछ मुल्क के लिए काम कर लें, इस पर मैं पूछ रही हूँ आपका कमेंट। क्या कमेंट हो सकता है? सब कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, कहना तो बड़ा अच्छा है, अमल करें, अमल तो कभी होता ही नहीं है। और इनकी बातें आप फिर भी डिस्कस करते चाहती हैं, जो ये कहते हैं आप डिस्कस करती है, आपको पता है कभी नहीं होगा। ठीक है, लाली साहब कहते हैं जी नहीं होगा, इमरान साहब कहते हैं कि लेट हो गया है, लेकिन बहरहाल तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं अपोजिशन और हुकूमत में। वजह से हम देख रहे हैं कि जो कानून साजी होती है उसमें भी हुकूमत को खासी फिर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहरहाल देखते आने वाले साल में पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब के बल्दियाती इंतखाब की, क्या ये हो पाएंगे अपने मुकर्ररा वक्त पर या नहीं। और अभी तो खैर वक्त और पहले ही लेट हो चुका है, तो क्या होगा इनका मुस्तकबिल, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में बल्दियाती इदारों की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। आपको मालूम ही है कि उसमें भी कितने उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन क्या नए बल्दियाती इंतखाब हो पाएंगे या नहीं, कब होंगे, कैसे होंगे, जो नया बल्दियाती निज़ाम होगा उसके हवाले से क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या वो भी बेख्तियार ही लोग होंगे जो बल्दियाती नुमाइंदे होंगे या फिर कुछ बेहतरी आ सकती है। तो बहुत सारे सवालात हैं, इसको लेकर के इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। पहले हिलाल साहब की तरफ चलूँगी। हिलाल साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? वैसे तो ऑलरेडी लेट हैं बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि हो जाएंगे इस साल? देखिए, पहली बात तो मैं दाद देना चाहता हूँ इमरान खान से को कि वो इन केपी इलेक्शंस के बाद फिर भी वो जो है इनिशिएटिव ले रहा है लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करने का, और वो कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होनी चाहिए। हालांकि उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, और अच्छा नहीं था फॉर गुड रीजन। उनका अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, और सर्कमस्टेंसेस और इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी का ये हालत। मगर देखिए, फिर भी
उसने ये कहा है कि लोकल गवर्नमेंट इज द बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेसी, और खुश है और स्ट्रेस करता रहता है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने चाहिए। ये है जमहूरियत का एक्चुअल टेस्ट। और क्या होगा अगर आज इलेक्शंस हो, तो मैं समझता हूं सेंट्रल पंजाब में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होगा। और अगर आप मुझे पूछें नॉर्थ पंजाब में जिधर हमारे फवाद चौधरी साहब है, उसमें थोड़ा बेहतर होगा। आई बेग योर पार्डन, सेंट्रल पंजाब में अच्छा नहीं होगा, मगर साउथ पंजाब में और नॉर्थ पंजाब में शायद बेहतर हो, मगर फिर भी इट्स अ बिग चैलेंज। तो वो जब कहता है फिर भी ये होना चाहिए, उसका मतलब ये है जो भी हो, अगर हमने डेमोक्रेसी फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, तो लोकल डेमोक्रेसी बड़ा जरूरी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मेरे ख्याल में हम उसको दाद देना चाहिए कि ये सिंसियर है डेमोक्रेसी के बारे में, परवाह नहीं करता है, हार भी बेशक जाए, करप्ट पार्टीज भी जीत जाए, फिर भी कहता है। इमरान साहब, ये सिंसियर एफर्ट है या फिर ये सिर्फ हाथी के दांत हैं जो खाने के और हैं दिखाने के और हैं? सबीना, हिलाली साहब तो मुझे आज तुमसे भी ज्यादा मासूम लगे हैं। देखिए हिलाली साहब फरमा रहे हैं कि बड़े सिंसियर है। वाकई में माजी की मिसाल दे के आपको बताऊंगा कि ये कितने सिंसियर हैं। देखिए पंजाब के अवाम को 30 महीने तक उनके मुंतहिब 58,000 नुमाइंदों से दूर रखा गया। ये इतने सिंसियर हैं बल्दियाती इदारों के साथ। फिर वो बेचारे अदालतों में गए, अदालतों से रिलीफ लिया। उस अदालती फैसलों के बावजूद पता क्या हुआ, ये जो इतने सिंसियर हैं इन्होंने फिर 7 महीने तक उन अदालती फैसलों पे अमल ही नहीं किया। और अमल उस वक्त किया जब उन्हें पता था कि अब चंद दिन रह गए, इनको बहाल भी कर दें तो कोई मामला नहीं। देखें, मैं आपसे ये बात ऑन रैकेट कर रहा हूं, आप नोट कर लें कि हम उनको जरूर सिंसियर मानेंगे अगर वो इलेक्शन करवाएं। अभी इलेक्शन की बातें तो हो रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पंजाब में वो बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो उनको रिजल्ट मिला है, उसके बाद वो पंजाब में तो किसी तौर भी ये सोचेंगे नहीं। और आपको एक और खबर दे दूं, पीटीआई के अंदर के लोग, खास तौर पे जो इनके इलेक्टेबल्स हैं और जो इलेक्टेड लोग हैं, मेंबर कौमी असम्बली के हैं और मेंबरान जो सूबाई असम्बली हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता किस सूरत में भी आप ये इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि अगर आप ये इलेक्शन करवाएंगे तो आपको पंजाब में इतनी बुरी शिकस्त होगी कि हम आइंदा इंतखाबात में वोट मांगने के लिए जा नहीं सकेंगे। ये अगर सारी सूरत हाल अपने आप मद्देनजर रखें तो मैं नहीं समझता कि ये पंजाब में इलेक्शन करवाएं। लेकिन अगर ये करवाते हैं तो बड़ा अच्छा बोल्ड स्टेप होगा। फिर हमें इमरान खान साहब की तारीफ करनी चाहिए और हम जरूर करेंगे कि तमाम तर गैर मुवाफिक हालात के बावजूद भी वो जमहूरियत के लिए स्टेप लिया उन्होंने और उन्होंने ये इलेक्शन करवाया। फिर तो आप मान लेंगे ना। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सिर्फ इलेक्शन ही होने चाहिए, बल्दियाती इंतखाबात ही होने चाहिए, या फिर सही तौर पर जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो भी होना चाहिए? तो हिलाल साहब, आपको लगता है कि वो जो बल्दियाती निज़ाम सजेस्ट कर रहे हैं अब ये लोग, और उस पर पहले तो एलाइज भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे उनके, अब उनकी कुछ रिजर्वेशंस दूर हुई हैं, अब थोड़ा सा वो आगे चले तो हैं साथ, लेकिन इसका फिर फ्यूचर क्या होगा? ये इतना स्ट्रांग होगा लोकल सिस्टम, इनका लोकल बॉडी सिस्टम? देखिए, सीधी सादी बात ये है कि लोकल इलेक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट का डिसाइड नहीं करते हैं, दे आर नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, मगर एक इंडिकेशन है। एक कोर्स करेक्शन की जरूरत अगर हो तो आप लोकल पार्टी अगर इलेक्शंस कराएं, और जब आपको पता चलता है कि आपने सीट्स नहीं जीते हैं, आप हार रहे हैं, जैसे केपी में हुआ, क्या हुआ, उन्होंने इलेक्शन कराया और ये सब जो पीटीआई के जो कमिटीज थे वो सब तोड़ के एक रीऑर्गेनाइजेशन किया। व्हाट इज रॉन्ग? इससे तो ये गवर्नमेंट चले तो नहीं जाता है, माने कि हार भी जाए तो क्या होगा, इनको एक सबक मिलेगा, जनरल इलेक्शंस के लिए तैयारी करेंगे। ईवीएम्स जो हैं वो भी इस्तेमाल हो सकता है इन इलेक्शंस पे, वो भी वो देखना चाहते हैं कैसे होगा। देखिए, ये कहना कि इसलिए कि आदमी एक इलेक्शन हार जाए और वो लोकल गवर्नमेंट हार जाए देफो तबाह हो गया है, नॉट एट ऑल। आपको क्या पता कि अगले इलेक्शन में केपी में जो 17 सीट्स बाकी हैं वो बेहतर ना हो एज अ रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे ख्याल में ये एटीट्यूड लेना कि हो मत करो, हार जाओगे, ये बात नहीं है। यू विन एंड यू लूज इन अ डेमोक्रेसी,
ये बात तो आपने अच्छी की है लाली साहब, लेकिन जो केपी का जो फेज 2 था ना इलेक्शंस का, जो बाकी उनके डिस्ट्रिक्ट रह गए थे जहाँ पे होना था इलेक्शन, वो भी अब मार्च तक उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। तो उससे तो फिर खदशात तो फिर खुद ब खुद पैदा होते ही है ना कि शायद पहला जो झटका लगा है उसके बाद थोड़ी उन्होंने फिलहाल डिले तो कर दिया। पोस्टपोन हुआ है समीना, वो इसलिए पोस्टपोन हुआ है कि इन्होंने सबक सीखा है। वो कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए गए थे वो गलत तरीके से किए गए थे। वो जो लोगों ने जिन्होंने सेलेक्ट किया था वो वही थे जिन्होंने हु मेड अ मेस ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन। तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि हम मार्च कितना दूर है भाई, मार्च में हो जाएगा, एक डेढ़ महीने से क्या फर्क पड़ता है इससे, नॉट एट ऑल। इमरान साहब अब दो बातें हैं इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि क्या आप भी ये समझ रहे हैं कि केपी का फेज 2 जो है वो मार्च में हो जाएगा, और दूसरा ये कि ईवीएम आप समझते हैं कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाब में किसी हद तक उसको टेस्ट किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये दोनों जो आप बात कर रहे थे वो गलत है। असल में मार्च तक जो पोस्टपोन किए गए हैं इलेक्शन, वो बुनियादी तौर पे मौसम की वजह से किए गए हैं, क्योंकि जिन अजला में अब इलेक्शन होना थे केपी में, वहाँ पे मौसम जनवरी के महीने में बड़ा सख्त होता है, ठंड बहुत होती है, इसलिए मौसम को बुनियाद बनाकर ये इलेक्शन मुलतवी किए गए। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि पंजाब में जो है क्या ईवीएम होगा तो नहीं। तो मैं कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब ईवीएम करना चाहते हैं तो बिल्कुल उन्हें पंजाब में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और उसको टेस्ट केस बनाना चाहिए। देखिए, ईवीएम मशीन्स भी टेस्ट हो जाएंगी, आपकी मशीनरी भी टेस्ट हो जाएगी, और आपको ये भी रिजल्ट मिल जाएगा कि अवाम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं और सियासी जमातें क्या करती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ज़्यादा बेहतर हुई है, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ात किए थे जिन कवानीन के हवाले से, बल्दियाती जो इलेक्शन का जो इसका एक्ट के हवाले से, उस पर एक पार्लिमानी कमेटी, हाँ जी, पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है। अब ये कमेटी बैठ के फैसला करेगी कि कौन सी चीज़ें हैं और क्या उसमें किस तरह से तब्दीली करनी है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी बात जो इत्तेहादियों की आप कर रही थी, तो इत्तेहादियों में मुस्लिम लीग काफ को ये गिला था, वो चाहते थे, उनका इतराज़ था कि गुजरात को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर किया जाए। तो उनका ये इतराज़ मान लिया गया, गुजरात को मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर कर दिया गया, इसलिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इमरान साहब जो मौसम की बात कर रहे थे, ये शक इसलिए भी पड़ा ना कि जब ये सारा स्केड्यूल अनाउंस किया जाता है तो उस वक्त भी पता ही होता है कि भाई जनवरी में हर साल ही सर्दी होती है, तो फिर पहले ही ऐसे क्यों अनाउंस किया जाता है डेट्स को? तो फिर जाहिर है जब एक पहले झटका लगा, हर कोई यही सोचेगा कि शायद इसी वजह से पोस्टपोन किया गया। नहीं समीना, ये बाज ना दर्शनी फैसले होते हैं। अब देखें पंजाब में इन्होंने, अगर आप उसमें देखें जो इलेक्शन एक्ट है 2017, उसके मुताबिक तो 120 दिन के अंदर इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। वो 120 दिन बनते हैं आपके अप्रैल में। अब अप्रैल में तो रमज़ानुल मुबारक है, अब रमज़ानुल मुबारक में तो इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर अब देखें उसके बाद क्या होगा, क्या मई में करते हैं, आगे लेके जाते हैं, किस तरह से करते हैं। तो हुकूमतें जो है ना कुछ दर्शनी फैसले कर देती हैं सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए, उन्हें ये पता होता है। और अभी तैयारी सिर्फ बातें ही हो रही है। मैं फिर कहूँगा पंजाब में अमलन कोई तैयारी नहीं हो रही। लेकिन वैसे शिबली फराज साहब ये कह चुके हैं कि जो बल्दियाती इंतखाब है उसके लिए ईवीएम जो है वो सूटेबल नहीं है, तो इसलिए इसका भी इम्कान इसलिए कम ही है। हिलाल साहब आपको कुछ कमेंट करना है तो कर लीजिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ कि ईवीएम्स का एक पायलट प्रोजेक्ट पब्लिक के साथ होना चाहिए, और ये हो नहीं सकता है कि कोई टेस्ट ना हो बिफोर जनरल इलेक्शंस। और वो कहते हैं द रियल टेस्ट होगा इन द एक्चुअल फील्ड जब लोकल इलेक्शंस होते हैं। वो इलेक्शंस भी हैं, उसके रिजल्ट्स भी मैटर करते हैं, और उस किस्म का टेंशन भी होता है उस वक्त जो इलेक्शंस में होता है। तो वो कहते हैं ना, अंडर फायर टेस्टिंग हो रही है, इट्स द बेस्ट टेस्ट। ठीक, अब वो नहीं करें क्यों करें, ये तो चलें खैर देखते हैं जी क्या होता है इस हवाले से भी, और क्या इतनी जल्दी फिर जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी पॉसिबल है कि वो बल्दियाती इंतखाब जो है वो उसके लिए इतनी ईवीएम्स भी मंगवा ले, ये भी देखना पड़ेगा। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ करते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की, जिसके जो करता धरता हैं वो उसको एक हिंदुत्वा रियासत तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अब
ना सिर्फ ये कि बाहर से बल्कि अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं कि जनाब आप किस तरफ चल रहे हैं। इस पर तफसील से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पड़ोसी मुल्क भारत में जो कुछ हो रहा था अक़लियतों के साथ, उस पर ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि आलमी बरादरी की मुख्तलिफ तंजीमें भी अब आवाज़ उठाना शुरू हो चुकी थी कि जनाब ये आप किस तरफ अपने मुल्क को लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर ना सिर्फ ये कि अक़लियतों को ज़बरदस्ती हिंदू होने पर मजबूर किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, उनके लिए जीना मुश्किल कर दिया गया है, और तो और उनके जो इंसानी हुकूक है उन्हें भी सलब किया जा रहा है। बल्कि अब सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि ख़ुद इंडिया के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जनाब उस ख़त की जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखा गया है 5 साबिक आर्मी चीफ्स की जानिब से, और ये 5 साबिक आर्मी चीफ्स जो हैं ये ऑन बिहाफ ऑफ, ज़ाहिर है कि उनकी जो बाकी एक्स सर्विस लोग हैं उनकी तरफ से वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने ओपनली इसमें ये बात को कंडेम किया है कि जनाब आप ये जो हिंदुत्वा रियासत बनाने जा रहे हैं इसकी हम सख्त मुखालिफ हैं। इससे जो है हमारे मुल्क की जो अमन है, जो उसका एक हार्मनी है, उसको नुकसान पहुंचने जा रहा है। उन्होंने स्पेशली कहा है जनाब, अगर मैं आपको इसकी कुछ लाइंस पढ़ के भी बता दूं कि ओपनली कॉलिंग फॉर अ जेनोसाइड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, in addition other minorities, Christians, Dalits and Sikhs are also being targeted। तो वो खुद इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि इनको टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब बार बार जो इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट आपके जो रहनुमा हैं वो ना सिर्फ ये कि ओथ ले रहे हैं, बार बार ऐसी स्पीचेस कर रहे हैं जिसकी वजह से इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, और दे वर रिपीटेड कॉल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग अ हिंदू राष्ट्र एंड इफ रिक्वायर्ड picking up weapons and killing of India's Muslims in the name of protecting Hinduism। तो ये उनके अल्फाज हैं इस ख़त में। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब जो ख़ास तौर पर उन्होंने बात की कि दिल्ली और पब्लिकली जो बातें की जा रही हैं, ओथ रिजॉल्विंग टू मेक इंडिया हिंदू नेशन, इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हम इस बिहाफ पर ये आप पर सारी बात लिख रहे हैं आपको कि जनाब जो अमन कायम करना है वो रियासती इदारों का, पुलिस का, फ़ौज का काम है, और जब आपके रहनुमा उठ के इस किस्म की एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो स्टेटमेंट्स देंगे, पोजीशंस लेंगे और इस तरह से लोगों को प्रोवोक करेंगे, तो फिर हमारे लिए भी यहाँ पर अमन कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कौमी सलामती को ख़तरा लाहक हो सकता है अगर आप लोग इस चीज़ से बाज ना आए। इसके साथ साथ उन्होंने ओवरऑल ये बात की है कि हम चाहते हैं कि आप दोबारा से इस चीज़ की तरफ आएँ कि हमने अपनी जो रियासत है उसको किस तरह से सबके लिए महफूज बनाना है, ना कि ये कि हम इसको सिर्फ हिंदुओं के लिए महफूज बनाएं, और इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बार बार एम्फसाइज भी किया। उन्होंने कहा है कि जनाब वी देयरफॉर कॉल अपॉन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट विद अर्जेंसी टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। तो ये जनाब उनकी बातें हैं। क्या इस ख़त का कोई असर होगा और कितना इम्पोर्टेंट है? खुद इंडियन आर्मी चीफ जो है वो 5 वो प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट को ख़त लिख रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी कितनी वर्थ है, इसके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। और क्या वाकई इससे इंडिया की सिक्योरिटी को ख़तरा लाहक है, इस चीज़ का इदराक है मोदी साहब को या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगी। आप खुद डिप्ट रह चुके हैं और जाहिर है कि इस तरह के मामलात को बड़ी करीब से आप देखते रहे हैं। ये बताइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि खुद आपके जो साबिक आर्मी चीफ्स हैं वो उठ के ये लेटर लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये और इसका कोई असर हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है कि एक आदमी जो एक फौज में आता है अपनी जान कुर्बान करने के लिए मुल्क को, तुम कह रहे हो कि उसको हम कत्ल करना चाहते हैं। वो इस फौज का उसको आप कत्ल करना चाहते हैं, वो आपके लिए मरने के लिए तैयार है और आप उसको कहते हैं, सबको कहते हैं सो कत्ल करो। तो मैं ये जानना चाहता हूं, मूडी तो 2014 में आया था ना, तो 7 साल तो गुजर गए हैं। तो क्या 7 साल बाद आपको ये ख्याल आया है? उससे पहले आप नहीं पता था आपको मूडी का डीएनए क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना सा इंतहा पसंद है, कि आपको 7 साल लगे और एक रेजिग्नेशन नहीं आया,
एक आदमी अपना मेडल नहीं वापस किया या फेंका। माय गॉड, ये किस किस्म के बुज़दिल लोग हैं ये, मुझे समझ नहीं आ रही है भाई। मैं अगर एक हिंदू हमारे फौज में मरने के लिए हमारे लिए तैयार था और कोई उसको आके कहता ये हिंदू है इसको मारो, मैं उस पे गोली चलाता। और अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर जो मेरा कमांडर इन चीफ था, अगर वो मुझे ऐसी बात कहता तो मैं फौरन इस्तीफा देके हट जाता। भाई प्राइम मिनिस्टर कमांडर इन चीफ है, वो लोग कह रहा है कि इस आदमी के मुसलमानों को, सिखों को, ये वो को मारो, और कोई रिएक्शन नहीं है। ये 5 चीफ्स रिटायर होने के बाद इनको ख्याल आया कि खत लिखे। अच्छा, ये है इस आर्मी की ये है स्पिरिट। माय गॉड, तो इसकी कोई वर्ड्स नहीं आपको नजर आते। ठीक है, लेकिन इससे ये तो पता चला ना कि अंदर से जब इस तरह की इमरान साहब आवाज उठेगी तो ऑब्वियसली लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये फिर एक सीरियस इशू है, जो अब लोग खुद अंदर से भी ये बात कर रहे हैं, और वो भी कोई आम लोग नहीं है ऑब्वियसली। इमरान साहब जी, समीना मेरे से पूछ रही है? जी जी जी। समीना, गुजारिश ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक वहाँ पे इंटेलिजेंस है जो वो ये सोच रही है। देखिए, ये सिर्फ 5 इंडियन आर्मी चीफ जो हैं साबिक, उन्होंने खत नहीं लिखा। ये 100 के करीब लोग हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, जिसमें साबिक फौजी भी हैं, दूसरे हैं, और बड़े अहम लोग हैं जिन्होंने ये खत लिखा है। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 76 वकला जो हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट को भी एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अक़लियतों के हवाले से जो ये मामलात हो रहे हैं इंडिया में, इस पे सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। तो अब इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है। चले देर आए दुरुस्त आए, अगर ये काम हुआ है तो अल्लाह करे कि वहाँ पे कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो वतन परस्ती होती है या मज़हब कार्ड होता है, इसको आमतौर पे इस्तेमाल कब किया जाता है? इसको इस्तेमाल ही आमतौर पे उस वक्त किया जाता है जब आप अपनी कारकर्दगी के हवाले से कुछ नहीं कर पाते, जब आपकी कारकर्दगी सिफर होती है, आप अपने मुल्क और आवाम के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो इस तरह के सहारे ढूंढते हैं और ये मामलात करते हैं। मोदी जो है उसने भी बुनियादी तौर पे यही किया है, जिसका नतीजा ये है कि भारतीय मुआशरा जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। वहाँ पे आप एक बात ये देख लें कि हुकूमत इस वक्त अमलन अगर आप देखें तो फाशिस्ट हुकूमत है, और हिंदुत्व के फ़रोग के लिए जो उन्होंने किया है, रोज़ाना जिस तरह से मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमात होते हैं, वहाँ पे फिर तकरीरें होती हैं, और हुकूमती वुज़रा इवन के हरियाणा के वज़ीर आला जो हैं, जो बीजेपी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब हम अपने गांव में नमाज जो है उसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खुले मैदान में कोई नमाज अदा करे। तो इस तरह की जो बातें हैं ये देखें। अब यही चीज़ ये भी तो बात है ना कि ये दूसरी बार इलेक्ट होके आए हैं, तो फिर क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो वहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कोई इस टाइप की रियासत जो उन्होंने दोबारा इनको मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर? हिलाली साहब देखें, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या समझती हैं? आप समझती हैं कि ये जो उधर के हैं ज्यादातर इंतहा पसंद जो हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट पे हैं, भाई वो तो चाहते हैं ना, वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं मुसलमानों को मारने के लिए। मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट मुझे बताएं जो लिंचिंग्स हो रहे हैं उसको कितने दफे कहा गया है? अमेरिका बहादुर ने तो 10 दफे कहा है होगा उनको प्राइवेटली कि खुदा के लिए कुछ कहो, तुम्हारे को सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है अमेरिका में। उधर भी लोग आ गए हैं और कह रहे हैं ये किस किस्म की गवर्नमेंट है। मगर मोदी यार 14 साल की उम्र पे घर छोड़ के आरएसएस के लिटरेचर के साथ पूरा हिंदुस्तान घूमा है, वापस आया 10 मिनट घर पे रहा और लिटरेचर लेके फिर घूमा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मैन? बिल्कुल ये इस किस्म का आदमी है, खुदा के लिए। चलिए, वी होप के इमरान साहब, आपको लगता है कि जो इंटरनेशनली कुछ प्रेशर बिल्डअप हो सकता है इनके ऊपर कि भाई ये इस चीज को आप देखें और इसको किसी तरह से सद्देबाब करें इसका? समीना, जब तक अमेरिका बहादुर और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे
पूरे खलूस के साथ इंडिया को मजबूर नहीं करेंगे और इंडिया पे दबाव नहीं डालेंगे, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि कुछ भी बेहतरी हो। इंडिया उतनी देर तक मोदी और उसके लोग अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक उन्हें आलमी बरादरी से जूते पड़ने का खतरा ना हो, आलमी बरादरी से रुकावटें जो हैं उनका खतरा ना हो। इसलिए अगर तो वाकई ही वेस्ट जो है वो जमहूरियत पसंद है तो उसे फिर इन लोगों के लिए वहां इंडिया में अकलीतों के हकूक के लिए आवाज उठाना बिल्कुल ठीक है, और उन्हें भी अपना ड्यूअल स्टैंडर्ड जो है वो खत्म करना पड़ेगा, जो कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर तो वो बड़ी आवाज उठाते हैं, लेकिन जब इंडिया की बात आती है, कश्मीर में जो कुछ वो कर रहे हैं आजकल, कितनी ज्यादा वहां पर रियासती तशद्दुद हो रहा है, लेकिन उसके हवाले से भी उस तरीके से आवाज नहीं उठती जैसे उठनी चाहिए। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।